इस कहानी की शुरुआत 1996 में होती है। एक दिन रीक नाम का एक आदमी जॉगिंग करते समय बीच के पास जुमांजी नाम का एक गेम बोर्ड ढूंढता है। वो उसे अपने घर लेकर आता है और अपने बेटे एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया गेम लाया है। एलेक्स उस गेम बोर्ड को देखता है। वो देखने में लूडो गेम जैसा होता है, लेकिन एलेक्स को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसे साइड में रखकर वीडियो गेम खेलने लगता है। रात में जब एलेक्स सो रहा होता है तभी उसे किसी के ड्रम बजाने जैसी आवाज सुनाई देती है। आवाज जुमांजी के बॉक्स से आ रही होती है। एलेक्स जब बॉक्स खोलकर देखता है तो सुबह लूडो जैसा दिखाई देने वाला गेम अब एक वीडियो गेम में बदल चुका होता है। वो गेम को वीडियो गेम प्लेयर में डाल देता है और तभी पूरे घर में एक अजीब ग्रीन कलर की लाइट फैल जाती है। इसके बाद कहानी 2017 के प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ हमें स्पेंसर नाम का एक लड़का दिखाई देता है। उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, और फिर वो खुद काम पर चली जाती है। इसी दौरान हमें फ्रिज नाम का एक लड़का दिखाई देता है। ये स्पेंसर का फ्रेंड होता है। वो स्पेंसर से मिलने जा रहा होता है। असल में फ्रिज का स्कूल की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो चुका होता है, इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया था और वो होमवर्क स्पेंसर से करवाने के लिए गया होता है। इसके बाद हमें बेथनी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। उसे अपनी सेल्फीज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना बहुत पसंद होता है। फिर कहानी हमें रीक के घर पर लेकर आती है। ये वही घर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में रीक और एलेक्स के साथ देखा था, लेकिन अब वो घर पूरी तरह से सुनसान और जर्जर हो चुका होता है। स्पेंसर भी इसी जगह पर आया हुआ होता है क्योंकि फ्रिज ने उसे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। स्पेंसर अपना किया हुआ होमवर्क फ्रिज को दे देता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच इतनी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है। इसके बाद फ्रिज अपने फ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। स्पेंसर वहीं खड़ा रहता है। तभी उस घर का ओनर रीक बाहर आता है। वो स्पेंसर से कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। इधर स्कूल में बेथनी अपना फोन इस्तेमाल कर रही होती है। तभी टीचर उसे देख लेती हैं। टीचर उसे फोन स्विच ऑफ करके रखने के लिए कहती हैं, लेकिन बेथनी उनकी बात नहीं मानती। इसलिए टीचर कहती हैं कि मैं इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। इसके बाद पीटी क्लास शुरू होती है। यहीं पर हमें मार्था नाम की एक लड़की से मिलवाया जाता है। मार्था बहुत ही अलग तरह की लड़की होती है। उसे लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता, इसीलिए जब टीचर उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ गेम खेलने के लिए बुलाती हैं तो वो साफ मना कर देती है और टीचर से बहस करने लगती है। इससे टीचर भी उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करने की बात कहती हैं। उधर स्पेंसर को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है। वहाँ फ्रिज पहले से ही मौजूद होता है क्योंकि स्पेंसर का होमवर्क फ्रिज ने उसके लिए लिख दिया था, लेकिन गलती से फ्रिज ने अपना नहीं बल्कि स्पेंसर का होमवर्क ही लिख कर दे दिया होता है। जब टीचर्स फ्रिज से पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों लिखा, तब उन्हें पता चलता है कि स्पेंसर ने ही फ्रिज को अपना होमवर्क लिख कर दिया था। इस वजह से टीचर्स दोनों को डांटती हैं। इतना ही नहीं, फ्रिज को फुटबॉल टीम से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन चारों को उनकी गलतियों की सजा दी जाती है। फुटबॉल टीम से निकाले जाने की वजह से स्पेंसर फ्रिज से सॉरी बोलता है। उसी समय प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं। वो इन सभी को उनकी गलतियों की पनिशमेंट देने के लिए एक जगह ले जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल इन चारों को स्कूल के बेसमेंट में मौजूद एक रूम में लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि इस रूम को एक न्यू कंप्यूटर क्लास में कन्वर्ट करना है और अब ये चारों मिलकर इस पूरे रूम को क्लीन करेंगे। आखिरकार इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए सभी इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये लोग रूम क्लीन कर रहे होते हैं तभी स्पेंसर मार्था के पास जाकर कहता है कि जब तुम कोच से बात कर रही थी तब मैं वहीं था। तुमने जिस तरह से इतनी बोल्ड होकर बात की वो मुझे पसंद आया। उसी रूम में फ्रिज को एक वीडियो गेम मिल जाता है और ये वही गेम होता है जिसे मूवी की शुरुआत में एलेक्स खेलने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक पुराना टीवी भी मौजूद होता है, इसीलिए ये लोग गेम खेलने के लिए टीवी ऑन कर देते हैं। गेम शुरू होते ही उसमें अपने कैरेक्टर्स चूज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन जेफरसन नाम का एक कैरेक्टर पहले ही किसी ने सिलेक्ट कर लिया होता है। इसलिए फ्रिज फ्रैंकलिन माउस फिनबार नाम के कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन नाम के कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। बेथनी प्रोफेसर शेली ओबेरॉन नाम के कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है। फिर ये लोग मार्था को भी गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। मार्था भी उनके साथ बैठ जाती है और रूबी राउंड हाउस नाम का कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेती है। फिर जैसे ही ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं उसी समय जुमांजी गेम से स्पार्कल्स निकलने लगते हैं, इसलिए उसे पावर से कट करने के बाद भी वो ऑफ नहीं होता। देखते ही देखते स्पेंसर उस गेम के अंदर चला जाता है। इसे देखकर जब ये सभी डर रहे होते हैं तभी ये तीनों भी उस गेम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कोई जंगल में इधर उधर घूमते हुए ऊपर से आकर नीचे गिरता है। ये कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर द्वारा यूज किया गया डॉक्टर ब्रेवस्टोन होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस कैरेक्टर के अंदर कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर ही है, क्योंकि स्पेंसर ने पहले ही जुमांजी
गेम में डॉक्टर ब्रेवस्टोन का कैरेक्टर चूज किया था। अब स्पेंसर जुमांजी गेम के अंदर आ चुका है, इसलिए वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन बन जाता है। उसी समय दो और लोग आकर गिरते हैं। इसका नाम फ्रैंकलिन माउस फिनबार होता है और ये रूबी राउंड हाउस होती है। फ्रिज ने पहले ही एक कैरेक्टर चूज किया था, यही वही कैरेक्टर है, यानी फ्रिज अब इस कैरेक्टर के अंदर है और मार्था रूबी राउंड हाउस के कैरेक्टर के अंदर होती है। शुरुआत में ये लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इन सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम कहाँ आ गए हैं। उसी समय एक और व्यक्ति वहाँ आता है। ये प्रोफेसर शेली होता है। ये बेथनी द्वारा चूज किया गया कैरेक्टर होता है, यानी बेथनी एक आदमी के कैरेक्टर के अंदर होती है। इसके बाद इन लोगों के बात करने के तरीके और हाव भाव से सभी को पता चल जाता है कि स्पेंसर कौन है, फ्रिज कौन है, मार्था कौन है और बेथनी कौन है। यानी इन सभी ने जैसे ही कैरेक्टर्स चूज किए वैसे ही ये जुमांजी गेम के अंदर आ गए हैं। इसलिए बेथनी पानी के पास जाकर जब अपना चेहरा देखती है तो चिल्ला पड़ती है। वो कहती है कि मैं एक मोटा आदमी बन गई हूँ। साथ ही इन सभी के हाथों पर 3 लाइन वाले टैटूज भी होते हैं। ये क्या है? ये बात उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। जब बेथनी कहती है कि शायद हम सभी कोमा में हैं, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि एक ही समय पर इन सभी का कोमा में जाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी पानी से एक हिपोपोटामस बाहर आता है और बेथनी को खा जाता है। ये सब देखकर जब ये लोग डर रहे होते हैं तभी उन्हें एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। तभी ऊपर से बेथनी फिर से नीचे आकर गिरती है। यहाँ फ्रिज को हिपोपोटामस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होती है। वो कितने केजी का होता है, उसे क्या पसंद है, कितनी स्पीड से दौड़ता है और किस तरह अटैक करता है, ये सब उसे पता होता है। क्योंकि फ्रैंकलिन कैरेक्टर एक ज़ूलॉजी एक्सपर्ट होता है। उस जगह पर फिर से हिपोस आ जाने की वजह से ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय वहाँ एक जीप आती है। उसके अंदर मौजूद व्यक्ति इन सभी को अपने साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। कार में आए हुए इस कैरेक्टर का नाम नाइजल होता है। जब वो ब्रेवस्टोन से बात करता है तब हमें पता चलता है कि ब्रेवस्टोन कैरेक्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट कैरेक्टर है। इसके बाद नाइजल उसे एक लेटर देता है। उसमें नाइजल बताता है कि बहुत समय पहले आपके पुराने फ्रेंड प्रोफेसर रसल यहाँ जुमांजी कार्ड में मौजूद एक प्राचीन जैगुआर स्टैच्यू को ढूंढने के लिए आया था। एक दिन हमें वो स्टैच्यू मिल भी गया। इसके बाद रसल उस स्टैच्यू के ऊपर चढ़कर उसके सिर पर रखा हुआ एक स्टोन निकाल लेता है। जैसे ही वो उस स्टोन को निकालता है पूरे जुमांजी जंगल पर एक कर्स लग जाता है। जैगुआर के स्टैच्यू से उस स्टोन को निकालने वाले को एक पावर मिलती है। वो इस जंगल में मौजूद सभी एनिमल्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। ये पावर रसल को भी मिल जाती है, लेकिन मुझे उसका ये बुरा इरादा पसंद नहीं आया, इसलिए उसके पास मौजूद उस स्टोन को मैं अपने साथ लेकर आ गया। ऐसा कहकर वो स्टोन डॉक्टर ब्रेवस्टोन को दे देता है। अब जुमांजी को बचाना आपके और आपकी टीम के हाथ में है। अगर आप इस स्टोन को लेकर वापस जाकर उस जैगुआर के अंदर लगा देंगे तो इस जंगल पर लगा हुआ कर्स खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सभी को वहीं नीचे उतार देता है और नाइजल उन्हें एक मैप देता है। साथ ही वो कहता है कि आप बाजार जाकर मिसिंग पीस को ढूंढिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन कौन सा मिसिंग पीस ढूंढना है ये बात इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर स्पेंसर फ्रिज को ये स्टोन बैग में रखने के लिए दे देता है। अब अगर ये चारों लोग जुमांजी को बचा नहीं पाए तो ये इसी गेम के अंदर मर जाएंगे। इसके बाद नाइजल ने जैसा कहा था उसके मुताबिक बाजार जाने के लिए जब ये लोग मैप देखते हैं तो वो मैप थोड़ा फटा हुआ होता है। तब ये सभी सोचते हैं कि नाइजल ने मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए कहा था। वो मिसिंग पीस शायद मैप का वही फटा हुआ हिस्सा होना चाहिए। अगर हम उस हिस्से को ढूंढ लें तो हमें जैगुआर तक कैसे जाना है उसका रास्ता मिल सकता है। यहाँ मैप में क्या है ये बेथनी के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैप में क्या है ये देखकर समझने की पावर सिर्फ प्रोफेसर शेली के पास होती है। उसी समय स्पेंसर जब उसकी छाती को टच करता है तो उसे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसकी एक भी वीकनेस नहीं होती। वहीं मार्था के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसकी एक वीकनेस होती है और वो है पॉइजन। इसी तरह बेथनी के कैरेक्टर में भी मैप्स को समझने की स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ और स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, लेकिन फ्रिज के अंदर स्ट्रेंथ से ज्यादा वीकनेस होती है। इन वीकनेस में केक भी एक होता है, यानी वो केक नहीं खा सकता। इसके बाद जब ये सभी बाजार जाने के लिए बेथनी को मैप देखने के लिए कहते हैं तभी कुछ लोग इन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर रसल के लोग होते हैं। इनसे बचकर ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं तभी मार्था उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है, क्योंकि रूबी राउंड हाउस के कैरेक्टर के अंदर फाइटिंग स्किल्स होती है। इधर इनके बैग में मौजूद एक बूमर से भी उन लोगों पर अटैक किया जाता है। साथ ही फ्रिज के कैरेक्टर की वजह से वो तेज दौड़ नहीं सकता, इसलिए स्पेंसर फ्रिज को अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये चारों एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। पीछे से रसल के लोग आ रहे होते हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये सभी पानी के अंदर जंप कर जाते हैं। इसके बाद रसल के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सभी पानी से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मार्था को गोली लग गई है, इसलिए मार्था मर जाती है। उसी समय वो ऊपर से नीचे आकर गिरती है। तब स्पेंसर उसके हाथ पर बने टैटू को देखता है। उसमें मौजूद 3 लाइंस अब 2 लाइंस हो चुकी होती हैं। तब इन सभी को पता चलता है कि इनके हाथ पर बने ये टैटूज इनके 3 लाइव्स हैं। गेम में जब भी
ये मरते हैं तब इनकी एक एक लाइफ कम होती जाती है। अगर इनकी तीनों लाइफ्स खत्म हो गईं और ये यहीं मर गए तो ये इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इनकी कहानी यहीं खत्म। इसके बाद बेथनी मैप को देखती है तो उन्हें बाजार जाने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए वहां जाने के लिए ये सभी रेडी हो जाते हैं। इधर रसल के लोग उसके पास आकर बताते हैं कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन और उसकी टीम वहां से बचकर निकल गए। रसल कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे वो स्टोन हर हाल में चाहिए। ऐसा कहकर रसल एक ईगल को ब्रेवस्टोन और उसकी टीम को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर मार्था और बेथनी के बीच फ्रेंडशिप बढ़ती रहती है क्योंकि रियल लाइफ में मार्था का कोई भी फ्रेंड नहीं होता। इधर फ्रिज स्पेंसर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। इसी गुस्से में वो स्पेंसर को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन उसी समय स्पेंसर वापस आ जाता है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 लाइव्स बची होती हैं, इसलिए वो फ्रिज को एक बात समझाता है कि अभी हमारे पास आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, पहले हमें इस गेम से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद ये लोग आखिरकार बाजार पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें नाइजल द्वारा बताए गए मिसिंग पीस को ढूंढना होता है। तभी इन्हें बहुत भूख लगती है और वहाँ रखी हुई ब्रेड खाने लगते हैं, लेकिन खाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो ब्रेड नहीं बल्कि केक है। फ्रिज की वीकनेस केक होने की वजह से वो मर जाता है। उसी समय वो फिर से वापस आकर वहीं गिरता है, यानी अब उसके पास भी सिर्फ 2 लाइव्स बची होती हैं। अब इन चारों के पास 2-2 लाइव्स बची होती हैं। उसी समय वहाँ एक लड़का आता है और इन चारों को उस जगह लेकर जाता है जहाँ उनका मिसिंग पीस मौजूद होता है। इसके बाद स्पेंसर उस बास्केट को खोलता है तो उसके अंदर एक स्नेक होता है, इसलिए बहुत मुश्किल से वो उस स्नेक को पकड़ते हैं। फ्रिज अब ज़ूलॉजी एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो स्नेक के दांत निकाल देता है। इसके बाद उसी बास्केट में उन्हें उनका मिसिंग पीस भी मिल जाता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें किसी भी तरह का मैप नहीं होता, बल्कि उसमें एक छोटे से एलिफेंट की स्टैच्यू होती है। साथ ही उसमें एक क्लू भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे देखते ही चढ़ना शुरू कर। इसके बाद ये सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी समय वहाँ रसल के लोग आ जाते हैं और इनके पास मौजूद ग्रीन कलर के स्टोन को छीनने की कोशिश करते हैं। तभी स्पेंसर उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली डॉक्टर ब्रेवस्टोन की यही स्किल होती है, यानी असाधारण स्ट्रेंथ। वो उन सभी के साथ फाइट करके सबको मारकर वहीं गिरा देता है। तभी वहाँ रसल आ जाता है और उनसे कहता है कि चुपचाप वो स्टोन मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही वो लोग इन पर अटैक करने वाले होते हैं तभी कोई वहाँ आकर गैस बॉम्ब फेंक देता है और उन सभी को एक टनल के अंदर ले आता है। एक्चुअली जब इन सभी ने कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे तभी जेफरसन नाम का एक कैरेक्टर पहले से सिलेक्ट था। ये वही कैरेक्टर होता है। इतना ही नहीं, इस कैरेक्टर के अंदर कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम का वो लड़का होता है जो जुमांजी गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एलेक्स इन सभी को एक सेफ जगह पर लेकर आता है। फिर ये सभी एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तब इन सभी को पता चलता है कि ये एलेक्स कोई और नहीं बल्कि 20 साल पहले मिसिंग हुए मिस्टर रीक का बेटा है। ये सुनकर एलेक्स को विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है कि क्या मैंने इस गेम के अंदर 20 साल बिता दिए हैं? हाँ, जब वो भी गेम खेलने की कोशिश कर रहा था तब वो भी इस गेम के अंदर आकर फंस गया था। इसके बाद एलेक्स इन सभी को बताता है कि जब से मैं इस गेम में फंसा हूँ तब से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इसी वजह से मैंने अपनी 2 लाइव्स खो दी हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी लाइफ बची है। तब स्पेंसर और उसकी टीम को समझ आता है कि नाइजल ने कहा था कि बाजार जाकर मिसिंग पीस को ढूंढो। वो मिसिंग पीस मैप का फटा हुआ हिस्सा नहीं है बल्कि एलेक्स ही वो मिसिंग पीस है, यानी एलेक्स भी अब इस टीम का एक मेंबर है। अगर ये सभी मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कोशिश करें तभी ये स्टोन को वापस जैगुआर के सिर के पास लगा पाएंगे और इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। ये समझ आने के बाद ये सभी जैगुआर स्टैच्यू के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ कैसे जाना है ये एलेक्स को पता होता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए इन्हें कुछ व्हीकल्स की जरूरत होती है और उन व्हीकल्स को रसल के लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा होता है। इसके बाद ये सभी व्हीकल्स वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ रसल के लोग मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मार्था वहाँ जाती है और उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। इधर ये सभी उसी समय बिना किसी की नजर में आए व्हीकल्स वाले वेयरहाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी मार्था भी उन दोनों के साथ फाइट करके उन्हें अच्छी तरह से मारती है और वेयरहाउस में आ जाती है। इसके बाद ये सभी वहाँ मौजूद एक हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रसल के लोग हेलीकॉप्टर पर शूट कर देते हैं। इस वजह से एलेक्स हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जंगल के अंदर घूमते हुए बहुत नीचे आ जाता है। किसी तरह एलेक्स हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर को ऊपर नहीं ले जा पाता क्योंकि हेलीकॉप्टर का ऊपर जाने वाला लेवर टूट चुका होता है।
इसके बाद इन्हें एक बार फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक ग्रुप में राइनोज आ रहे होते हैं जो इन पर अटैक करने वाले होते हैं। इसलिए स्पेंसर कहता है कि मैं टूटे हुए लीवर को ठीक करता हूँ। वो ऊपर जाकर बहुत मुश्किल से टूटे हुए लीवर को ठीक कर देता है। इससे ये लोग ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रिज से स्टोन नीचे गिर जाता है। जब ये सभी ऊपर पहुंचने की खुशी मना रहे होते हैं, तभी फ्रिज बताता है कि स्टोन नीचे गिर गया है। इसलिए ये लोग वापस वहां आते हैं। वहां देखते हैं कि स्टोन के चारों तरफ राइनोज घूम रहे होते हैं। इसलिए स्पेंसर फ्रिज को नीचे धक्का देता है, जिससे सभी राइनोज फ्रिज के पीछे चले जाते हैं। जैसे ही वो सभी वहां से चले जाते हैं, फ्रिज वापस आकर स्टोन उठा लेता है, लेकिन इसी दौरान राइनोज फ्रिज को मार देते हैं। तभी वो ऊपर से वापस आ रहा होता है और स्पेंसर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ये सभी एक सेफ जगह पर जाकर लैंड करते हैं। अब इन सभी के बीच धीरे धीरे एक क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। उसी समय एक मस्कीटो एलेक्स को काट लेता है, जिसकी वजह से एलेक्स मरने लगता है, क्योंकि मस्कीटो उसकी वीकनेस होती है। इसलिए बेथनी अपनी एक लाइफ एलेक्स को देकर उसे बचा लेती है। इससे एलेक्स बेथनी को थैंक्स कहता है। इधर एलेक्स एक जगह खड़ा होता है, तभी वहाँ बेथनी आती है और हमें पता चलता है कि बेथनी एलेक्स को पसंद करने लगी है। इतना ही नहीं, स्पेंसर और मार्था भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को अपने फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं। इसके बाद आखिरकार ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जैगुआर स्टैच्यू मौजूद होता है, लेकिन रसल द्वारा भेजा गया ईगल भी इन्हें देख लेता है। इसी तरह जंगल में घूमते घूमते अंधेरा हो जाता है। तब ये देखते हैं कि उनके सामने जैगुआर स्टैच्यू तक जाने का एक रास्ता मौजूद है, लेकिन किसी वजह से इन्हें लगता है कि ये रास्ता सही नहीं है। तभी स्पेंसर फ्रिज से स्टोन लेते ही उस रास्ते में आग जलने लगती है। तब इन्हें समझ आता है कि अगर हम इस दिखाई दे रहे रास्ते पर गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। उसी समय इनके पास एक एलिफेंट की स्टैच्यू होती है। इन्हें बाजार में एक छोटी सी एलिफेंट स्टैच्यू मिली थी। उसमें लिखा था कि मुझे देखते ही चढ़ना शुरू कर दो। ठीक उसी तरह की स्टैच्यू के पीछे यहाँ एक पेड़ होता है, यानी अगर पेड़ पर चढ़कर आगे जाएं तो शायद हमें सही रास्ता मिल सकता है। तब स्पेंसर कहता है कि मैं पहले पेड़ पर चढ़कर आगे जाता हूँ और पता करके आता हूँ कि रास्ता सही है या नहीं। ऐसा कहकर वो पेड़ पर चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है वो पेड़ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक जैगुआर आकर स्पेंसर पर अटैक करके उसे मार देता है। इससे स्पेंसर एक और लाइफ खो देता है और वापस वहाँ आ जाता है। इसके बाद स्पेंसर फ्रिज को अपने पास बुलाकर कहता है कि मेरे हाथ से ये सब नहीं हो पा रहा है, मैं इस टीम को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तब फ्रिज उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि तुम कर सकते हो, तुम ये जरूर करोगे। इसके बाद ये सभी उसी रास्ते से जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी वहाँ रसल के लोग भी आ जाते हैं। इसलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि एक एक करके अलग अलग जाकर रसल के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसी दौरान स्पेंसर जैगुआर स्टैच्यू के ऊपर जाकर उसके सिर पर वापस स्टोन रख सकता है। मार्था रसल के लोगों के साथ फाइट कर रही होती है, वहीं एलेक्स वहां मौजूद जैगुआर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके बाद स्पेंसर मार्था की हेल्प करता है और वहीं मौजूद एक बाइक लेकर स्टैच्यू की तरफ जाने लगता है। इधर बेथनी अकेली जा रही होती है, तभी वहां रसल आकर उसे पकड़ लेता है। इधर स्पेंसर बाइक से जा रहा होता है, तभी जैगुआर्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फायर लगाकर उन सभी से बचते हुए आगे बढ़ता है। इधर फ्रिज को एक एलिफेंट मिल जाता है और वो उस एलिफेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक जूलॉजी एक्सपर्ट होता है। इधर स्पेंसर आगे जा रहा होता है, तभी रसल बेथनी को अपने सामने रखकर उसे डराता है। वो कहता है कि वो स्टोन मुझे दे दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। उसी समय ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। जैगुआर इन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी फ्रिज वहाँ एलिफेंट को लेकर आ जाता है। एक्चुअली वो स्टोन फ्रिज के पास ही होता है, लेकिन तभी स्टोन फ्रिज के हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। इसलिए मार्था स्पेंसर से कहती है कि मैं स्टोन लेकर आती हूँ, तुम जाओ। स्पेंसर भी बाइक से जैगुआर स्टैच्यू पर चढ़ने लगता है। मार्था जब उस जगह पहुंचती है जहां स्टोन गिरा था, तो वहां हजारों स्नेक्स के बीच वो स्टोन पड़ा होता है। इसलिए वो बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे स्टोन के पास जाती है और उसे उठा लेती है। उसी समय सारे स्नेक्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां रसल भी आ चुका होता है। वो कहता है कि स्टोन मुझे दे दो, लेकिन मार्था उसे नहीं देती। इसलिए रसल स्नेक से उसे कटवाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था जानबूझकर खुद को स्नेक से कटवा लेती है। जैसे ही वो मरती है और ऊपर से वापस गिरने लगती है, स्पेंसर उसे देख लेता है। वो बहुत मुश्किल से उसके पास मौजूद स्टोन लेता है और जैगुआर के सिर पर वापस रख देता है। इसके बाद वो जोर से जुमांजी चिल्लाता है। इससे जंगल पर लगा हुआ कर्स खत्म हो जाता है और रसल भी मर जाता है। इसके बाद पूरा जंगल नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर ये सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ जीप से नाइजल भी आता है। वो कहता है कि आप सभी ने मिलकर जुमांजी को बचा लिया है, आप सभी को बहुत थैंक्स। अब आपके वापस घर जाने का टाइम आ गया है। ऐसा कहकर वो सबसे पहले एलेक्स को बुलाता है और उसे गेम से बाहर भेज देता है। इसके बाद नाइजल एक एक करके सभी को गेम से बाहर भेज देता है। ये लोग गेम के अंदर जिस टाइम और जिस जगह गए थे, उसी टाइम और उसी जगह पर वापस आते हैं। इससे ये सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी इन्हें
इन्हें ध्यान आता है कि एलेक्स वहाँ नहीं है, इसलिए उसे ढूंढते हुए ये उसके घर के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो घर पहले पूरी तरह से बर्बाद था वो अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका होता है, क्योंकि 1996 में एलेक्स के मिसिंग होने के बाद उसके पिता को जिंदगी जीने की इच्छा नहीं रहती थी, इसीलिए उन्होंने घर को भी ठीक से नहीं रखा था। लेकिन जब एलेक्स वापस गेम से बाहर आ जाता है तो उसके पिता भी नॉर्मल और अच्छे होते हैं, इसी वजह से घर भी अच्छी हालत में होता है। जब ये सभी ये सब देख रहे होते हैं तभी वहाँ एलेक्स अपने फैमिली के साथ आता है। एलेक्स भी इन सभी को देखकर पहचान लेता है। जब ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी, तो वो बताता है कि मैं जुमंजी गेम के अंदर जिस टाइम गया था उसी टाइम पर गेम ने मुझे वापस भेज दिया, यानी वो 1986 में वापस आ गया था। अब उसकी एक फैमिली है और उसने अपनी दूसरी बेटी का नाम बेथनी रखा है। ये सुनकर बेथनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो एलेक्स को बहुत पसंद करने लगी थी। वो सोचती है कि 20 इयर्स बाद भी उसने मुझे नहीं भुलाया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ये सभी बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं। उसी समय इन्हें फिर से स्कूल में जुमंजी गेम की साउंड सुनाई देती है, इसलिए ये सभी मिलकर उस वीडियो गेम को ही नष्ट कर देते हैं। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। फ्लिक्सर मूवीज।